नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अवयस्क साझेदार फर्म के देनदारी के लिए कहां तक जिम्मेवार होगा, अर्थात हाउ मच अ माइनर पार्टनर शैल बी लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। तो फ्रेंड, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रश्न को एक प्रॉब्लम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एम और ए एक फर्म को चलाते हैं और वो फर्म जो है कमीशन एजेंट के व्यवसाय में इन्वॉल्व है, ठीक है, संलिप्त है। एम का एक माइनर बेटा है जिसको फर्म के बेनिफिट के लिए शामिल कर लिया जाता है, ठीक। फर्म फिर 10 लाख रुपए मार्केट से उठाता है फ्रॉम बी से, लेकिन वक्त पे लोन न चुकाने की वजह से फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि फर्म डिसॉल्व हो गई और देनदारी उसकी बरकरार रहेगी और इसी के आधार पर डिसॉल्व हो गई। सब्सिक्वेंटली सी जो है वो मेजर हो जाता है। सी कोई और नहीं बल्कि एम का माइनर सन है, लेकिन जब वो मेजर होता है तो अपने ऑप्शन जो कि सेक्शन 13 में दिया हुआ है कि उसे अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा और ये बताना होगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, ठीक है। उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया जबकि वो मेजर हो गया था। अब बी जिसे लोन फॉर्म में उठाई थी वो कोर्ट में गया और कोर्ट के माध्यम से ये न्यायालय को बताने की कोशिश किया कि पूरे जितने भी पार्टनर हैं इस वक्त उन सबको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। सी जो है जो इस वक्त मेजर हो गया है, एम का बेटा है, माइनर सन था, जब एडमिटेड हुआ तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप उसने ये प्लीड गिल्टी किया कि भाई उसी लायबल नहीं है क्योंकि वो जिस समय फॉर्म ने लोन लिया था वो उस वक्त अवयस्क था, माइनर था। लेकिन सी के जो लॉयर है उन्होंने ये सलाह दिया सी को कि आप चिंता मत करो क्योंकि आपकी लायबिलिटी उतनी होगी जितना आपके शेयर का कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि आपके नाम पे जितना पैसा फॉर्म में इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, बस उतनी ही लायबिलिटी आपकी बनती है। तो अब सवाल ये है कि जो लॉयर की एडवाइस जो सी को मिला है कितना सही है, इस चीज़ को हमें रखना है। दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधानों को देखना पड़ेगा, जो कि कहता है माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। साझेदारी की भलाई के लिए अगर पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है या तो वो है नहीं या वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो फर्म को बचाने के लिए, फर्म के फायदे के लिए वो किसी माइनर को भी एडमिट किया जा सकता है, ठीक। अब ये देखिए सेक्शन 30 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर माइनर है तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द लॉ माइनर जो है वो कहीं भी पूरे आप इंडियन लॉ में देखेंगे तो माइनर को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा है और उनके द्वारा किया भी कोई भी संविदा को पालन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा सेक्शन है इसमें ये कहा गया है कि वैसे तो माइनर को अकॉर्डिंग टू लॉ कहीं भी जो है वो एक पार्टी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर फर्म के ऊपर कोई खतरा आ गया, कोई संकट आ गया है और उसको बचाने के लिए कोई साधन नहीं बचा हुआ है तो अवयस्क व्यक्ति को भी फर्म की भलाई के लिए शामिल किया जा सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्ट। जितने भी साझेदार हैं उन सब की सहमति होने के बाद ही किसी अवयस्क को पार्टनरशिप यानी साझेदारी की भलाई के लिए किसी अवयस्क व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर माइनर एडमिट कर लिया गया, ठीक है, फर्म की भलाई के लिए कर लिया गया तो उसके क्या राइट्स और लायबिलिटीज होंगे। तो आपको बता दें कि उनके सेक्शन 2 में जो राइट्स है वो दिए गए हैं कि ही हैज राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट
एंड ऑब्टेन द कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म का अकाउंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है, उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और चाहे तो उसको कॉपी भी ले सकता है। ठीक, अब लायबिलिटी क्या है, इसके साथ साथ ये भी लायबिलिटी है कि उसके जो हिस्सा, जो भी उसका पोर्शन आ रहा है इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, याद रखिएगा माइनर के पास ये राइट टू है कि राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, लेकिन अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, कोई देनदारी आती है, तो फिर जितना उसका हिस्सा बन रहा था प्रॉपर्टी पे और प्रॉफिट ऑफ द फर्म पे, उतना पोर्शन उससे ले ली जाएगी फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से राइट भी है और लायबिलिटी भी बन रही है। सबसेक्शन 3 माइनर्स की लायबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो ये कहता है कि माइनर का जितना शेयर फर्म्स के प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में इंटाइटल्ड है, यानी जितना वो हकदार है लेने का, उतनी उसकी लायबिलिटी बन जाती है अगर फर्म के ऊपर कोई देनदारी, कोई डेप्ट ड्यू अगर हो रही है तो। ठीक है, बट माइनर का जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी कि जब तक माइनर है, माइनर शुड नॉट बी लायबल पर्सनली फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, जो उसका हिस्सा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में आ रहा है वो सिर्फ उतना ही लायबल होगा, लेकिन माइनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। ये सबसेक्शन 3 कहता है। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि माइनर के पास ये अधिकार नहीं है कि जब तक वो पार्टनर है वो फर्म के अकाउंट के लिए किसी अन्य पार्टनर पे किसी प्रकार का मुकदमेबाजी करे या लीगल केसेस करे या प्रॉपर्टी या प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्राप्त करने के लिए वो कोर्ट जाए। ठीक है, और ये तब तक नहीं कर सकता जब तक ये पार्टनर है। हाँ, एक बार वो फर्म से हट जाए, अपना रिश्ता तोड़ ले, नाता तोड़ ले, तो उसके बाद जो है फिर वो मुकदमेबाजी कर सकता है और अन्य पार्टनर से अपने हिस्से का प्रॉपर्टी और प्रॉफिट जो उसके हिस्से में आ रहा है फर्म के प्रॉफिट से, वो दावा कर सकता है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा, तो ये सेक्शन 48 जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करता है। जब फर्म विघटन हो जाती है उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी का असेसमेंट होता है, वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन के अंतर्गत जो उसका शेयर आएगा वही उसको दी जाएगी। ठीक, और 5वां है ऑप्शन ऑफ द माइनर टू बी इलेक्टेड एज अ पार्टनर और नॉट टू बी इलेक्टेड एज अ पार्टनर, यानी कि जब माइनर जो है मेजर हो जाए और 6 महीने के अंदर, यानी कि 18.5 साल से पहले पहले उसके पास ये ऑप्शन है कि, और ये भी सकता है जब उसको संज्ञान में आ जाए, जब उसको नॉलेज में आ जाए, या 18.5 साल से पहले पहले अगर वो चाहता है कि पार्टनर बना रहे या नहीं बना रहना चाहता है तो उसके लिए बाकायदा वो पब्लिक नोटिस देगा, जो कि सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से उसे अपने ऑप्शन के बारे में पब्लिक को बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बना रहना चाहता है या नहीं बना रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन जैसे 18.5 साल हो जाएगा, अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर यानी डीम्ड पार्टनर हो गया है। ठीक है, अब वो इनकार नहीं कर सकता, और डीम्ड पार्टनर हो जाने का मतलब है कि ही शैल बी लायबल फॉर द एवरी एक्ट ऑफ द फर्म, इवन पर्सनली। जो उसका शेयर है वो तो लायबल है, ये पर्सनली भी वो लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। सेक्शन 30 का सब सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को एज अ माइनर एडमिट कर लिया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और उसको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसे फर्म में पार्टनर बना लिया गया है, ठीक, तो इस चीज़ को बर्डन ऑफ प्रूविंग करने का पावर जो है उस माइनर पे होगा जब वो मेजर हो जाएगा और 6 महीने का समय निकल गया होगा। ठीक है, तो जब 6 महीने का समय निकल गया होगा और उसको किसी डिस्प्यूट में अगर कॉल अप किया जाता है तो फिर ये प्रूव करना पड़ेगा उस व्यक्ति को ही कि जिस समय ये घटना घटी या जो डिस्प्यूट अराइज हुआ
उस समय वो माइनर था और उसे जानकारी नहीं थी कि उसे पार्टनरशिप में फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप उसे पार्टनर बना लिया गया है। ठीक। सातवां ये कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति ऑप्ट करता है कि वो पार्टनर रहना चाहता है, कब? जब वो मेजर हो गया है, तो फिर उसके जितने भी राइट्स और लायबिलिटीज है, ठीक है, वो सारे के सारे लायबल हो जाएंगे टू द थर्ड पार्टी। कहने मतलब ये है कि उसके जितने भी शेयर थी इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्लस जितना भी जो भी एक्ट हुआ जब वो माइनर एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, उस समय से लेकर के अब तक वो थर्ड पार्टी के प्रति पर्सनली एज वेल एज उसका शेयर जब एडमिट किया गया था इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो तीनों के तीनों लायबल हो जाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब क्लॉज जरूर है, क्योंकि जब वो एडमिट हुआ उस समय तो माइनर था, उसे पता ही नहीं था कि फर्म ने क्या किया है, बाकी पार्टनर ने क्या किया है नहीं किया है। लेकिन जब मेजर हो जाता है, वो ऑप्ट करता है कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ, आई ऑप्ट टू बिकम अ पार्टनर। जब खासकर मेजर हो जाता है तो फिर उसकी लायबिलिटी तब से शुरू होगी जब वो एडमिट किया गया था एज अ माइनर। ठीक है। और उसकी जो शेयर है इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज वेल एज पर्सनली, ये तीनों चीज को लायबल होगा अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि अगर माइनर ने ऑप्ट किया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्टनर, तो उस केस में 3 घटना घटेगी। पहली घटना ये है कि इसकी जो राइट्स और लायबिलिटीज है एज अ माइनर, वो तब तक रहेगा जब तक कि पब्लिक नोटिस उसने नहीं दिया। यानी जिसने पब्लिक नोटिस दिया कि नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम पार्टनर, तो उसकी जो माइनॉरिटी के टर्म पे जो लायबिलिटी थी टुवर्ड शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ उस डेट तक रहेगी जिस दिन पब्लिक नोटिस दी गई, उसके बाद से नहीं होगा। ठीक। दूसरा, और जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दी गई है उसके बाद से फर्म कुछ भी करे, उसके लिए ये माइनर व्यक्ति जो अब मेजर हो गया है लायबल नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा राइट ये आ जाता है उस व्यक्ति के पास कि वो अपने हिस्सेदारी के लिए, यानी कि अपना शेयर जो उसको प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म से मिलने वाला है, उसके लिए वो अन्य पार्टनर पर लीगल केस कर सकता है। यानी कि अपने राइट ऑफ शेयर टू द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म को प्राप्त करने के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ की मदद ले सकता है और अन्य पार्टनर के खिलाफ मुकदमेबाजी कर सकता है। ठीक। सबसेक्शन 9 ये कहता है कि सेक्शन 30 का सबसेक्शन 7 और 8 सेक्शन 28 को अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 28 क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, मतलब कोई फर्म का एक ऐसा व्यक्ति है जो पार्टनर तो नहीं है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति यानी जो आउटसाइडर है, कस्टमर है या सप्लायर है, उसके नज़र में वो व्यक्ति जो फर्म का स्टाफ है या पार्टनर नहीं है, उसके आश्वासन पे थर्ड व्यक्ति यानी आउटसाइडर या कस्टमर ने जो है फर्म को लोन दे रखा है या कोई सामान उधार दे रखा है, तो अगर फर्म की कोई देनदारी बनती है तो फिर ये जो व्यक्ति जिसके आश्वासन पे एक बाहरी व्यक्ति फर्म को उधार देता है, तो वो व्यक्ति पर्सनली लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी। ये सेक्शन 28 की वर्डिंग है। ठीक है। ये बात अलग है कि कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी। लेकिन अगर व्यक्ति कोई पार्टनर नहीं है और उसके आश्वासन में कोई बाहरी व्यक्ति फर्म को उधार देता है और देनदारी बनती है, तो फिर वो व्यक्ति ही जिसे आश्वासन दिया हुआ है वो पर्सनल लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगा। दिस इज अ वर्डिंग ऑफ सेक्शन 28। ठीक। अब आइए दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि सी जो माइनर है और पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसे एडमिट किया गया है और फर्म जो है 10 लाख का लोन लेती है, बाद में वो फर्म डिजॉल्व हो जाती है और देनदारी अपनी क्लियर नहीं कर पाती है, तो फिर जो क्रेडिटर है वो फर्म से पूरे पैसे लेने का हक रखती है। तो क्या ये माइनर भी लायबल होगा या नहीं होगा, ये सवाल था। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 की सबसेक्शन 7 के अनुसार
माइनर जो है वो पर्सनली लायबल होगा। अर्थात सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 30 यह साफ साफ कहता है कि एक बार माइनर ने एडमिट कर लिया कि वो पार्टनर है या मेजोरिटी अटेंड करने के बाद उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो माना जाएगा डीप पार्टनर है और सेक्शन 7 उस पर इफेक्टिव हो जाएगा। और इस केस में ये होगा कि जो फर्म की देनदारी है उसमें उसका जो शेयर है टू द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो वो तो लायबल होगा ही होगा। साथ ही साथ माइनर जो है अब मेजर हो गया है, ही शैल बी पर्सनली लायबल टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके सॉल्यूशन और प्रोविजन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।